नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रमुख एकेडमी की तरफ से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज जो ख़ास तौर पे यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसका बेहतर फॉर्म हम वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस के रूप में हम करते हैं फाउंडेशन बैच में अपनी एकेडमी में। और जो भी लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी तरह से प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम या फाउंडेशन बैच में हमारे पार्ट हैं, तो वीकली क्लासेस होती हैं, 3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और उसमें वीक में जो भी करंट अफेयर्स प्रीलिम्स से रिलेटेड रहते हैं, मेंस से रिलेटेड रहते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, 1-to-1 डाउट सपोर्ट भी रहता है। लेकिन यूट्यूब पर भी हम इसे फ्री में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स डेवलपमेंट होंगे उनको हम एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, खास तौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए या 26 में या 2026 में जो भी एग्ज़ाम्स आप देने वाले हों या स्टेट पीसीएस आप देने वाले हों तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मीडियम है दोनों के लिए वीडियो है और आपको आसानी से समझाया जाएगा जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। एक पहला टॉपिक है, पहला जो करंट अफेयर्स या पहला न्यूज़ अगर हम बात करें 2026 के लिए जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट पहले हो चुके हैं इससे पहले के महीनों में उन्हें भी हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। लेकिन हम आज शुरू कर रहे हैं पॉलिटी की एक न्यूज़ से। 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 अभी बहुत ही ज़ोर शोर से लोकसभा में एक बिल केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया जिसे 130वां संविधान संशोधन विधेयक बोला जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। उसके कारण कई हैं। एक तरफ तो ये संविधान के जो वास्तविक मूल्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, है ना, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। वही आलोचकों का मानना है कि यह विपक्ष को दबाने की साजिश है। विपक्ष के नेताओं को या राज्य में जो मुख्यमंत्री या मंत्री सेवा दे रहे हैं, खास तौर पे जो अलग पार्टी के हैं, जो केंद्र की जो पार्टी से अलग पार्टी के हैं, विपक्ष पार्टी के हैं, किसी और दल के हैं, उनको दबाने का प्रयास है। अब इन दोनों के बीच में यूपीएससी की बहुत पतली सी लाइन होती है जिसे हमें देखना होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हमें उस आर्टिकल को समझना होता है, उस बिल को समझना होता है। तो इस बिल के बारे में हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट होने वाले हैं, उन पार्ट्स को भी जानेंगे, उन आर्टिकल के बारे में भी समझेंगे। इसके अलावा क्या चैलेंजेज हैं, क्या की इशूज़ हैं, है ना, वे फॉरवर्ड्स क्या क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ओरिएंटेड हम इस टॉपिक को समझेंगे। और ये नोट्स भी आपको मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं @BAPS प्रमुख एकेडमी, तो आपको वहाँ पे भी ये PDF मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, क्यों ये बिल पेश किया जा रहा है। तो टू स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि संविधान की संविधानिक मौलिकता अगर हम बात करें, मोरालिटी या नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। अब देखिए, संविधान निर्माताओं ने, चाहे BR अम्बेडकर हों चाहे अन्य हों, उन्होंने संविधान बनाने के दौरान ये सोचा था कि किसी भी संवैधानिक पद पर कोई ऐसा व्यक्ति स्थापित नहीं होगा जो किसी भी क्रिमिनल मामले में फंसा हुआ हो या किसी बहुत बड़े आपराधिक मामले में, रेप, लूटपाट या इस तरह के मामले में संलिप्त हो। क्योंकि आपने देखा होगा, खास तौर पे 1990 के बाद जब से गठबंधन की सरकारों का दौर या अन्य सरकारें आई, राज्य के संबंध में देखें चाहे आप केंद्र के संबंध में देखें, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टियों में शामिल किया गया या पार्लियामेंट का पार्ट बनाया गया। उनमें से कई लोग अभी जेल में हैं, है ना, कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संवैधानिक पद है या संवैधानिक पद की गरिमा है उसके खिलाफ दिखाई देता है। अब उदाहरण आप खुद जानते हैं, इनके उदाहरण देना ठीक नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको इस बारे में पता है। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इस्टेब्लिश करना, साथ ही इंश्योर करना गुड गवर्नेंस। सुशासन कैसे इस्टेब्लिश होता है, गुड गवर्नेंस कैसे इस्टेब्लिश होता है, जब गवर्नेंस के जो पार्ट हैं, जो गवर्नेंस इकोसिस्टम है हमारा, उसी में करप्ट लोग हैं, उसी में आपराधिक या क्रिमिनल लोग हैं, तो कैसे हम गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ADR की जो रिपोर्ट है वो बताती है किस तरह से 25 से 30% जो MLAs हैं वो कहीं ना कहीं आपराधिक मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो इस तरह के आपराधिक छवि वाले अगर व्यक्ति संवैधानिक पदों में या आपके प्रतिनिधित्व के रूप में पार्लियामेंट में या राज्य की विधानसभाओं में रहेंगे तो वो किसी भी तरह से गुड गवर्नेंस, सुशासन को स्थापित करने में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे।
तो यहाँ पर इंश्योर करना गुड गवर्नेंस को, साथ ही प्रोहिबिटिंग मिनिस्टर्स फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, तो ऐसे मंत्री जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हो, सीरियस आपराधिक मामले उनके खिलाफ चल रहे हो, उनको यहाँ पे बाहर करना। कंटिन्यू इन ऑफिस देयर बाय मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इस सबसे क्या होता है, अगर इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद में स्थापित होते हैं तो जो लोगों का भरोसा है लोकतंत्र के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र में पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए इस बिल की यहाँ पे आवश्यकता है या इस बिल का यहाँ पे उद्देश्य है। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है जो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं अगर मेंस के एस्पेक्ट में ये प्रश्न पूछा जाता है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे की प्रोविजंस क्या क्या है इस बिल के, इसके संबंध में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अगर की प्रोविजन के संबंध में हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पर बात होती है कि कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट प्रपोज किए जाएंगे। अब ये जो बिल है खास तौर पे ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा देने की अनिवार्यता बताता है जो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल है या उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं या ऐसे कोई भी मामले में इन्वॉल्व हो जहाँ 5 से 10 साल की सज़ा है। आगे हम देखेंगे उसके बारे में डिटेल में, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट की बात होती है। यहाँ पे 3 प्रोविज़न, यहाँ पे आपको 3 प्रोविज़न दिखाई दे रहे हैं, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 AA। अब 3 जगह पे अमेंडमेंट होने की बात हुई है। अगर आप बात करें संविधान के भाग, अगर आपने पढ़ा होगा पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से अगर आपने देखा होगा, तो पार्ट 5 अगर आपने देखा होगा तो पार्ट 5 किसके बारे में बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है या संघ सरकार के बारे में बात करता है। आई थिंक 51 to 151 जो आर्टिकल है पार्ट 5 के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें राष्ट्रपति का पद है, पार्लियामेंट के सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। इसके अलावा जो भी संवैधानिक पद खास तौर पे लोकसभा या केंद्र सरकार के संबंध में है वो आपको पार्ट 5 में देखने को मिलते हैं। अब उसी पार्ट 5 में आर्टिकल 75 है जो बताता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो अगर हम बात करें मंत्री परिषद के बारे में बात करता है, ऐसी मंत्री परिषद जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं और उनकी एडवाइस पर अगर हम बात करें तो पूरी शासन व्यवस्था चलती है। तो आर्टिकल 75 में एक अमेंडमेंट होगा। आर्टिकल 164 में अमेंडमेंट क्यों? जिस तरह से पार्ट 5 केंद्र सरकार के संबंध में है उसी तरह से पार्ट 6 अगर आपने देखा हो, पार्ट 6 में राज्य सरकार के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार की विधानसभा, गवर्नर या अन्य पदों के संबंध में पार्ट 6 में प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, आई थिंक 152, 238 या 268 जो भी आर्टिकल यहाँ पे हो, मुझे एग्जैक्टली भी नहीं याद आ रहा है, तो इसके संबंध में पार्ट 6 में आपको प्रोविजन देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 164 में यहाँ पे अमेंडमेंट किए जाने हैं। अब आर्टिकल 164 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इन द स्टेट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वहीं आर्टिकल 239 में अमेंडमेंट की बात होती है। अब अगर हम बात करें 238, 239 दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 238 के बारे में अगर आपने सुना हो या ना सुना हो, आर्टिकल 238 को हटा दिया गया था जब 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया उसके बाद राज्यों का गठन हुआ, उसी टाइम पे 238 को हटाया गया क्योंकि उसमें ऐसी रियासतें शामिल थी जो कहीं ना कहीं रजवाड़ों के अधीन हुआ करती थी, बाद में उनको राज्य बना दिए गए। तो इस आर्टिकल को हटा दिया गया और 239 जो आर्टिकल है, 239 आर्टिकल में 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, सब आर्टिकल, एक 1 क्लास सब क्लास 1 और AA 2। सब क्लास 1 यहाँ पे पौंडीचेरी के बारे में बात करता है ना। दूसरा AA जो है वो दिल्ली के संबंध में बात करता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, अब अगर आपने इसको मैंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपने अरविंद केजरीवाल का जो मामला है लिकर मामले में जब से वो फंसे, तो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जब उनको बेल दी उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे डाउट मन में लोगों को उत्पन्न हुए कि क्या किसी भी मामले में अगर कोई मुख्यमंत्री फंसता है तो उसे क्या इस्तीफा देने की बाध्यता होती है, नहीं होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन अगर अभी के प्रावधानों को देखें तो अभी ऐसे कोई प्रावधान संविधान में नहीं थे जो किसी भी मंत्री को लेके बाध्यता साबित करते हों कि अगर वो किसी मामले में फंसे हैं तो इस्तीफा उन्हें देना होगा। वो अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा था वो स्वैच्छिक था। ठीक है, उसी दिशा में यहाँ पे 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी लाया गया है। तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये मामला गया था। ठीक है, और तो इसलिए यहाँ पे मैंने 239 AA को भी शामिल किया, क्योंकि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट देता है तो आपसे पूछ सकता है कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया जाना है, कहाँ कहाँ पे बदलाव होंगे, तो ये अमेंडमेंट कहाँ कहाँ पे होने हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब आगे हम बात करेंगे कोर क्लॉजेस के बारे में, कौन कौन से कोर क्लॉजेज हैं इस आर्टिकल के संबंध में। आइए देखते हैं कोर क्लॉजेस के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे
अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, इफ एनी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर, अर्थात कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर, 30 दिनों तक उसे डिटेन किया जाता है, कंसेक्यूटिव डेज फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद 5 ईयर, ऐसे किसी मामले में जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा है, उस मामले में 30 दिन अगर डिटेन किया जाता है, मोर देन इम्प्रिजमेंट द फॉलोइंग अप्लाइज, तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात करता है कि ऐसा कोई मामला जहाँ 5 वर्ष से अधिक की सजा हो, 30 दिन डिटेन किया गया हो, संविधान के पद पर बैठा कोई भी मंत्री, तो उसे यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इस बिल के अंतर्गत इस्तीफा देने का प्रावधान यहाँ पे है, मतलब इस बिल के अंतर्गत उस पद से हटाए जाने का प्रावधान है। सच एज मिनिस्टर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, अर्थात अगर केंद्र के मामले में है ना, केंद्र के मामले में है तो उसे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन अगर राज्य के संबंध में है तो राज्य के संबंध में जो शक्तियाँ वो गवर्नर के पास दी गई हैं। इसके अलावा यूटीज के संबंध में भी जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखी कि किसको हटाया जाएगा, कौन हटाया जाएगा, कोर क्लॉजेस क्या क्या है, ये हमने सारी बातें यहाँ पे देख ली। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, द रिमूवल इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। अब ये प्रोविजन यहाँ पे क्यों देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर किसी भी व्यक्ति को हटाया जा रहा है, अगर तो वो टेम्पररी रिमूवल माना जाएगा। द कंसर्न पर्सन कैन बी रीइंस्टेट अपॉन रिलीज फ्रॉम कस्टडी इफ इवेंचुअल एक्विटियल एक्सटेंशन अकर्स। अगर मान के चलिए कोई निर्दोष साबित होता है बाद में और उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उस मंत्री ने बाद में निर्दोष साबित हुआ, तो वह पुनः उस पद पे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी फिर से मंत्री नहीं बन सकता, ऐसे कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं किए गए हैं। इसलिए ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अंडरलाइन प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिवेंट पर्सन फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एंड कंटिन्यू डिटेन फ्रॉम द होल्डिंग मिनिस्टर्स ऑफिस। ऐसे लोग जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हो वो मंत्री पद की जो गरिमा है उसको समाप्त ना करे। इस वजह से ये बिल यहाँ पे लाया गया है। ये प्रिजर्व करता है बिल पब्लिक फेथ, लोगों का भरोसा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। तो इसके संबंध में ये बिल यहाँ पे ये चीज़ों को इंश्योर करता है जो हमने पहले भी ये सारी बातें कर ली हैं। तो आपने यहाँ पे कोर वैल्यूज देख लिया, सिग्निफिकेंस देख लिया। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की तरफ थोड़ा सा देखें, कुछ और इंपॉर्टेंस है इसकी। फिल्स द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम। अगर हम बात करें इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, महत्व ये है, पहला महत्व कि फिल द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम। अभी भी संविधान में एक वैक्यूम बना हुआ था कि इस तरह के मामलों में हटाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे। और ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शर्म की बात भी थी कि क्यों हमने अभी तक में ये प्रोविजंस को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है उसको फिल किया जाएगा। टू एक्सप्लिसिट डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टर फेसिंग सीरियस क्रिमिनल डिटेंशन। तो जो भी लोग सीरियस क्रिमिनल डिटेंशन में हैं, किसी की तरह इस तरह से मामले में है, तो उनको यहाँ पे हटाने का प्रावधान किया जाएगा जो अभी तक में संविधान में उपलब्ध ऐसे प्रावधानों में शामिल नहीं था। रीइंफोर्स द स्पिरिट ऑफ क्लीन पॉलिटिक्स, प्रोबिटी एंड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में जो प्रोबिटी है उसको स्थापित करना, साथ ही क्लीन पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना, इस संबंध में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ऑपरेशनलाइज द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोरल स्टैंडर्ड। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें मोरल स्टैंडर्ड्स को भी शामिल किया जाए। सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि सभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनकी जिम्मेदारी कि इस तरह से क्रिमिनल जो चार्जेस है वो फेस ना करे, और इस तरह के मामले में अगर शामिल होते हैं तो उनको संवैधानिक पद पे नहीं रहने दिया जाएगा। ये यहाँ पे बिल का मकसद है। करंट लीगल फ्रेमवर्क ऑन रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात यहाँ पे कर रहा है कि आखिर अभी तक में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस थे, क्या कोई ऐसे प्रावधान थे या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल किसी भी तरह का एक्ट के थ्रू जहां से इन पद से मंत्रियों को हटाया जा सकता था। तो क्या ऐसे अभी तक में कोई प्रावधान थे, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो बात होती है नो ऑटोमेटिक रिमूवल ऑन अरेस्ट। तो अभी तक में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो डायरेक्टली रिमूव कर देता हो किसी मंत्री को। नो ऑटोमेटिक रिमूवल। प्रेजेंटली मेयर अरेस्ट ऑन डिटेंशन डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑफिस। तो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो मंत्री को उसके ऑफिस से डायरेक्टली रिमूव कर दे, इस तरह का प्रावधान अभी तक नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें दो कानूनों की, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला कानून है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आरपीए। अब इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं निर्योग्यता के संबंध में या डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में बात करते थे। अगर उनमें हम देखें सेक्शन 8 के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब आरपीए एक्ट लाया गया था। आरपीए एक्ट का मकसद क्या था कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके संबंध में कुछ दायरे होने, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए।
अब यहाँ पे उसमें सेक्शन 8 की बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मामला है सिर्फ पॉलिटी का नहीं, इवन जो गवर्नेंस का है वहाँ का उसे भी लिंक करता है, गवर्नेंस को भी लिंक करता है। सेक्शन 8 के संबंध में कई बार अगर आप देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी यूपीएससी में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे। जो आरपी एक्ट की सेक्शन 8 है वो डील करती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर विच इंक्लूड्स मिनिस्टर। ये उनके डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में सेक्शन 8 बताती है, चाहे मिनिस्टर्स हों, सिंस दे आर मस्ट बी ministers of parliament, state legislature, disqualification arise only after the conviction, not at the stage of arrest। तो ये जो धारा है ऐसे मामलों पर डील करती है जहां पर कन्विक्टेड पाया गया हो किसी मंत्री को, लेकिन अरेस्ट किया गया है, उसे यहाँ पे डील नहीं करती। उसके अरेस्ट होने पर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान यहाँ पे नहीं था, सिर्फ कन्विक्टेड होने पर था। तो ये जो धारा सेक्शन 8 यहाँ पे इसके बारे में बात करती है। आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक जो ग्राउंड्स हैं सेक्शन 8(1) की, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, जो नीचे एक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का यहाँ पे प्रावधान है, और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जैसे वीडियो अपलोड होता है टेलीग्राम चैनल पे जाके। ये जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल में आप जाके लिंक से इस टेलीग्राम चैनल पे आप ये डॉक्यूमेंट्स भी पा सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्राउंड्स ऑन अंडर सेक्शन 8(1). अगर यहाँ पे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर कन्विक्टेड अंडर द स्पेसिफिक लॉ इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 फेसेस फॉलो कंसिक्वेंसेस। अब अगर हम बात करें कोई भी प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 में आया था, 1988 में आया जो भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने की बात करता है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें प्रावधान तक इफ ओनली फाइन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो अगर 6 साल तक के लिए कोई भी व्यक्ति इस तरह के पदों में भाग नहीं ले सकता, 6 साल के लिए प्रावधान था कि अगर किसी को सजा हो जाती है तो 6 साल तक क्या चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ऐसे संवैधानिक पदों पर स्थापित नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार के संबंध में एक मामले पर ये शामिल था, किसमें 1988 जो करप्शन एक्ट था, करप्शन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं किसकी तरफ, हाँ, अप्लीकेबिलिटी टू मिनिस्टर्स। अगर हम बात करें मिनिस्टर्स मस्ट मीट द सेम क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स भी दिए गए हैं, चाहे अप्लीकेबिलिटी के संबंध में हो, चाहे लीगल प्रिंसिपल के संबंध में हो। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, जिसमें वीडियो ज़्यादा ना खींचे, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आसान पॉइंट्स हैं। अब हम थोड़ा सा जो फोकस अपना रखेंगे किसमें, जुडिशियल स्टैंड मिनिस्टर्स विथ क्रिमिनल केसेस। तो अभी जो कुछ मामले चल रहे थे, ये जो मामले थे कहीं ना कहीं चर्चा में थे, अगर आप मेंस में एक भी मामले का उल्लेख करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर उसको बेहतर बनाता है। इसलिए ये जो केसेस हैं उनमें से किसी न किसी केस को आप याद रखिएगा। मेरा तो सजेशन रहेगा, अगर आप ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो मामला है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स की जो क्वालिटी उसको इन्हेंस करेगा और एक अच्छा कंक्लूजन भी बिल्ड करने में आपको मदद करेगा। अब आइए देखते हैं मनोज नरूला वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, इसमें नो लीगल बार ऑन अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल केसेस, तो कोई लीगल बार की यहाँ पे बात नहीं हुई थी। साथ ही पीएम सीएम एडवाइस टू अवॉइड अपॉइंटिंग दोज फेसिंग सीरियस चार्जेस, यहाँ पे पीएम सीएम को एडवाइस भी दी गई थी कि जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेस चल रहे हैं उनको आप क्या करिए, उनको आप अपॉइंट मत करिए। ये मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में था। अब पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता 2018 का, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स। तो इस तरह की जो डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में कानून है जो अभी 130 अमेंडमेंट के थ्रू बनाया जा रहा है, उनको बनाने की शक्ति केवल पार्लियामेंट के पास है। इस चीज़ को आप यहाँ पे इस जो मामला इसको मेंशन करके आप मेंस में अपना पॉइंट्स को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही इसकी शुरुआत भी आप कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही रिकमेंडेड स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट कैंडिडेट चार्जेस विथ हीनियस ऑफेंस पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट डिनाई टिकट। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जिनके खिलाफ इतने बड़े हीनियस क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हो तो पार्टियों को अवॉइड करना चाहिए कि उनको टिकट ना दें। फिर अरविंद केजरीवाल का भी मामला इसी टाइम पे आता है, जहाँ पे ग्रांटेड जहाँ पे उनको बेल मिलती है और उनको ऑफिशियल ड्यूटी ना निभाने के लिए यहाँ पे उनको सलाह दी जाती है न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन अगर आप देखेंगे कोर्ट कुड नॉट कंपेल रेजिग्नेशन, कोर्ट यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात नहीं करता, उन्होंने वॉलंटरीली रिजाइन किया। ये जो पॉइंट है ना वॉलंटरी रिजाइन का, ये
बताता है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। इस वजह से अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा बनता है उसको आप यहाँ पे याद रखेंगे। फिर उसी तरह से वेन सेंथिल बालाजी केस था 2025 का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मिनिस्टर्स कैन नॉट होल्ड ऑफिस वाइल बेल इन सीरियस करप्शन केसेस। तो यहाँ पे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि ऐसे मंत्री जो कहीं ना कहीं करप्शन का केसेस फेस कर रहे हैं, उनको अगर हम बात करें ऑफिस जो उसके पद है उस पद के अंतर्गत कार्य नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सलाह दी। अब आगे हम देखते हैं नीड क्या है न्यू प्रोविजंस की, क्या आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि इंश्योरिंग पब्लिक ट्रस्ट गवर्नेंस, जो सुशासन व्यवस्था है हमारी, उस शासन व्यवस्था में लोगों का भरोसा बना रहे, उस भरोसे को बनाए रखना यहाँ पे एक नीड है। साथ ही अगर आप देखेंगे दूसरा एड्रेसिंग क्रिमिनल पॉलिटिक्स। अगर आप यहाँ पे एक रिपोर्ट का मेंशन है एडीआर रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट यहाँ पे बताती है कि 45% एमएलएज है पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, 45% जो विधायक उनके खिलाफ क्रिमिनल मामले चल रहे हैं। वहीं 29% फेसेस ग्रेव चार्जेस लाइक मर्डर, किडनैपिंग एंड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इनके खिलाफ 29% के खिलाफ अगर आप देखें मर्डर, किडनैपिंग के या महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंटली डिस्क्वालिफिकेशन इज ओनली आफ्टर कन्विक्शन अलाउइंग अक्यूज्ड लीडर टू होल्ड ऑफिस फॉर ईयर। तो अगर आप प्रेजेंट में एडीआर की रिपोर्ट को देखें तो आप पाते हैं कि 25% से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल मामले चल रहे हैं। उस क्रिमिनल मामले अगर आप देखें महिलाओं के खिलाफ मामले हो, रेप के मामले, इस तरह के मामले हीनियस क्राइम चल रहे हैं। और उसमें अगर देखेंगे प्रेजेंट में जो प्रोविजन है वो बात करता है कि अगर किसी को कन्विक्टेड पाया जाता है तभी उसे पद से हटाया जा सकता है, इस तरह के प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो लाया जा रहा है उसमें अगर आप देखेंगे डिटेन होने पर ही उसे अपने पद से हटना होगा, अपने पद को छोड़ना होगा। हालांकि अगर बाद में वो बरी पाए जाते हैं तो पुनः उस पद पे आ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजन लाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संवैधानिक मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर करते हैं, साथ ही साथ एक गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, साथ ही पब्लिक ट्रस्ट को भी इंश्योर करने का काम करते हैं। ये यहाँ पे एड्रेस करने की बात होती है, एड्रेसिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिवेंटिव अब्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या कि जो भी मंत्री हैं उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं उनका मिसयूज ना हो पाए, उसको संबंध में भी ये बिल प्रावधान करता है। अगर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर पावर में है और उसके खिलाफ अगर मामला गया तो अपनी शक्तियों का उपयोग वो करेगा उस मामले को हटाने में। अब यूपी में इस तरह से कई मामले अगर आपने देखा हो, 3-4 साल पहले एक मामला आया था जहाँ पे एक लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे विधायक फंसे हुए थे डायरेक्ट। अब उस मामले में अगर आप देखें तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके खिलाफ से मामला हट जाए, तो वो प्रिवेंट हो। इस तरह के जो मामले हैं उसमें जो एग्जीक्यूटिव जो मंत्री हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकें, इसलिए उनको पद से हटाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे ये प्रावधान किए गए हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंशियल होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, खासतौर पर एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है उसका यूज कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे ऐसी पावर को अब्यूज ना हो पाए, इसका प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है, इस बिल को लाया जा रहा है। द स्लो पेस ऑफ ट्रायल इन इंडिया मीन्स सम कैन सर्व एंटायर टर्म बिफोर एनी वर्डिक्ट रिवीकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। एक बात और यहाँ पे है कि भारत में जो मामले हैं बहुत डिले होते रहते हैं। मामला 20-20 साल 25-25 साल चल रहा है, मंत्री पद 5 ही साल होता है। अब अगर उसको पद पे रहने दिया गया, अगर उसको कन्विक्शन तक वेट किया गया तो पता चला कि उस पद से पूरा उपयोग कर चुका, बाद में मंत्री नहीं, बाद में साधारण व्यक्ति बन चुका है, लेकिन उस टाइम तक तो उसने पूरा पद का उपयोग किया। इसलिए यहाँ पे आवश्यकता है कि उसे तुरंत ही या 30 दिन ऐसे अगर हम उसे डिटेन किया जाता है उसे पद से हटाया जाना चाहिए, उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए। आगे हम देखें मेजर्स टू स्ट्रेंथन मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी, और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो आप यहाँ पे देखेंगे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लीगल से कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए खासतौर पे। अब देखिए आप यहाँ पे कुछ कमेटीज उन्होंने, चाहे लॉ कमीशन के बारे में आप बात करें तो 170th जो लॉ कमीशन है उसने रिपोर्ट दी कि डिस्क्वालिफिकेशन वंस चार्जेज और फ्रेम 5 ईयर पनिशमेंट। तो 5 साल की सजा का प्रावधान अगर फ्रेम है किसी मामले पर तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी 2004 में कहीं ना कहीं सपोर्ट किया अर्ली डिस्क्वालिफिकेशन को। इसके अलावा 244 लॉ कमीशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे सिर्फ सरकार अपने जो हित हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए बिल नहीं ला रही है। विधि आयोग की वेरियस जो रिपोर्ट्स हैं, वेरियस जो उनकी सबमिट किए गए हैं उनमें इसकी बात की गई, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई कि ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, ऐसे पद से हटाया जाए। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस सिंस इट्स रिफ्लेक्ट्स जुडिशियल सेटिस्फैक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। साथ ही अगर आप देखें अगले पॉइंट की तरफ देखें,
अगला पॉइंट यहाँ पे बात करता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स का। इसके अलावा यहाँ पे बात यह भी होती है और क्या मेजर्स होने चाहिए कि तो मंत्रियों को जो चयन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब भी कोई सरकार किसी मंत्री का चयन कर रही है वो कारण बताए कि इस मंत्री को इसलिए चुना जा रहा है, क्या उस फील्ड में एक्सपर्ट है। उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्तमान में एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अब वो विदेश मामलों के कितने बड़े जानकार हैं और वो कहीं ना कहीं उस पद को डिजर्व करते हैं। अब ये सिर्फ ऐसे एक ही पार्टी में नहीं है, बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जहाँ पे कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो उस पद को डिजर्व करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए या समीकरण बिठाने के लिए शामिल किया जाता है। तो ऐसे समीकरण ना बिठाए जाएँ, ये यहाँ पे बात करता है। आगे हम देखेंगे कुछ और बातें जो हैं इसके संबंध में। पैराफ्रेज स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट ओवरसाइट, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइज एथिकल गवर्नेंस, अडॉप्ट अ बाइंडिंग मिनिस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट एम्फेसाइज। तो एक तरह के कोड ऑफ कंडक्ट की यहाँ पे बात होती है कि जिसको स्टैब्लिश करने की बात हो, इंटीग्रिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक सर्विस इथिक्स हो, साथ ही जो इनकरेज किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को टू सेट अप इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। हर एक पार्टी की अपनी अपनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद में या टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए जो इस तरह के हीनियस क्राइम को लेके जिनके पीछे हीनियस क्राइम में से चल रहे हों। तो यहाँ पर आज का जो करंट अफेयर्स उसमें हमने ये सारी चर्चा की। इसमें जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एस्पेक्ट्स हमने देखे, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इस तरह की सीरीज हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।